जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और एक बार आप सब लोगों की मुस्कुराहट भी कमेंट सेक्शन में दिखेगी तो दिन बन जाएगा। नवीन सर का शिष्य प्रियंका, अक्की वारदात, श्रेयांशी सेवान, अवनीश द्विवेदी, करण निषाद, काजल गुप्ता, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और एक बार थम्स अप करके मुझे बताना, आप सब लोगों ने पिछली कक्षा को पढ़ा होगा। मैंने बताया कि किस तरह से इस्लाम का प्रचार हुआ और वो दुनिया के विभिन्न हिस्सों की तरफ बढ़े, उनमें से वो भारत की तरफ भी आए। और भारत की तरफ आने वाला व्यक्ति जो है वो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप सब लोगों को क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी, क्योंकि हमने बहुत धैर्य के साथ में उसको पढ़ा। और ऐसे ही पूरे धैर्य के साथ में हम सारे इतिहास को पढ़ेंगे। मैंने एक साथी का अभी कमेंट देखा, वो कह रहे थे सर आपने हिस्ट्री का सिलेबस तो बताया नहीं। दरअसल में दोस्त, हिस्ट्री का सिलेबस बाकी विषयों के तो कुछ टॉपिक्स होते हैं, हिस्ट्री में कोई ऐसा डिफाइन सिलेबस नहीं होता है। तो हमको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़नी होती है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो हम कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ेंगे और बड़े धैर्य के साथ में पढ़ेंगे। ओके, तो स्वागत है सब लोगों का। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा कि जो अरब आक्रमण भारत पर कल हमने पढ़ा, उसके क्या प्रभाव हुए। यानी कि अरबों के द्वारा हमने क्या प्राप्त किया, या अरब हमारे देश से क्या लेकर के गए। वह कौन सी व्यवस्थाएं थी, मान के चलिए आपका चाहे ज्योतिष है, चाहे दर्शन है, या गणित के सिद्धांत थे, वो कौन से सिद्धांत थे जो दुनिया में हमारे भारत से होकर के पहुंचे। और ये हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात रहेगी, क्योंकि ये वो हिडन पार्ट है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। भारत पर फिर साथी अरब, मैंने कहा था कि कल मैंने आपको बताया, आज भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि अरब तो भारत पे क्या इस्लामिक साम्राज्य को स्थापित करने में सफल हो गए थे। तो आप कहेंगे कि वो तो इसमें सक्सीड नहीं हुए। तो क्योंकि अगले 300 सालों तक, 712 के बाद में गजनवी आया 1000 के करीब में, तो 300 सालों तक मतलब होल्ड करके रखा। और वो होल्ड करने वाली इन इस्लामिक पावर्स को देश में कौन से संगठन बने थे, उस सब के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं। ओके, आप बस धैर्य के साथ में अतिरिक्त बातें ना करते हुए कक्षा पे ध्यान लगे। बच्चों, प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सब जान जाएंगे। सर जयपाल ने आत्महत्या क्यों की थी? धैर्य रखो, धैर्य सबसे बड़ी चीज है। आपके अंदर धैर्य नहीं है तो एक छात्र के अंदर मैंने क्या सिखाया था आपको पॉलिटी में, संयम सबसे पहली चीज है। वो सबसे पहला छात्र धर्म है। जब कोई टॉपिक अंत हो तो उसके बारे में तब विचार करना है, और तब भी आपको लगे कि कुछ आपको जानना है, तो आज आप इंटरनेट के युग में हैं। ठीक है, सारी चीजें यहाँ मत लिखा करो। बात क्लियर है यहाँ तक की? तो कहने का मतलब है, ये भारत में आने की इसने शपथ ली, इसको सपोर्ट किया कैलिफ ने, उसने बोला कि हाँ ठीक है तुम ये आक्रमण कर सकते हो, उसको टाइटल दी, शक्तियां दी। और इन्हीं के टाइटल के बाद में उसका पहला आक्रमण भारत में होता है। लिखना इस पे, यहाँ पे लिख लेना। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे आप लिखें महमूद गजनवी के आक्रमण। गजनवी के आक्रमण, यहाँ से बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इनके वर्ष जरूर पूछे जाते हैं। किस आक्रमण, कौन सा अभियान उसका कब था। लिखना इन्वेजन्स ऑफ गजनवी, इन्वेजन्स ऑफ अटैक ऑफ गजनवी। लिखेंगे 1001 में भी आया था, वो सफल नहीं हुआ था, तो उसकी काउंटरिंग होती, गिना जाता है पहला सफल आक्रमण। हिंदू शाही वंश खिलाफ था गजनी के या नहीं था? तो आप कहेंगे हाँ जी। तो पहला सफल आक्रमण हुआ उसका ये, यानी कि फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेजन हम इसको बोल सकते हैं। इन्वेजन ये उसने किया किसके? हिंदू शाही के खिलाफ। कब? 1001 एडी में, सन 1001 में। और इस वॉर को हम बोलते हैं वह हिंद का वॉर, वह हिंद का युद्ध, सॉरी, वह हिंद का युद्ध, वॉर ऑफ वह हिंद। कब लड़ा गया था? वॉर ऑफ है वह हिंद किसके खिलाफ था? हिंदू शाही राजा जयपाल के खिलाफ। हिंदू शाही जयपाल, जयपाल की फिर से पराजय हुई। तो क्या जयपाल की हर बार पराजय हुई है, हाँ या ना? अभी मैंने पहले दो अभियान बता दिए कि एक बार तो ये खुद गया और एक बार फिर सुबुक्तगीन आया। इसके खिलाफ सुबुक्तगीन का जो आक्रमण था वो 986 का है, वो भी कहीं किनारे पे लिख लेना। सुबुक्तगीन ने भी हराया था 986 एडी में।
जयपाल के विरुद्ध, यानी अंगेष्ट जयपाल, छोटा सा लिख लीजिए तो उसी से आप समझ जाएंगे, अंगेष्ट जयपाल। तो यहाँ पर एक बात कही जाती है कि भाई जब आपका इन्होंने जो है जयपाल को लास्ट टाइम पे, तो जयपाल क्या इस युद्ध में, एक बाद में क्या होता है कि शुरुआत में तो कुछ एक संधि की बात होती है थोड़ी सी, जिसमें आपका 2.5 लाख दिनार दी गई, ठीक है, 25 हाथी भी गजनबी को गिफ्ट किए गए उसमें, लेकिन कहते हैं गजनबी उसके बाद में भी नहीं माना और उसके अत्याचार भारत में बढ़ते रहे। तो यहाँ पर जब इनको इतनी शर्म महसूस हुई तो यही राजा जयपाल थे आपका जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, आत्मदाह, खुद को आग के हवाले कर लिया था। क्योंकि उसका कारण क्या रहा कि बार बार असफलता, बार बार असफलता, और उसकी वजह से मतलब बहुत कम ऐसे आपको देखेंगे राजाओं के ऐसे वर्णन हैं, दक्षिण में कुछ एक राजा हैं जिनके वर्णन है कि उन्होंने आत्मदाह कर लिया हो। अब ऐसा नहीं था कि हिंदू शाही ने घुटने टेक दिए थे। अगर मैं बात बताऊं, जयपाल के पुत्रों के कुछ के नाम बता रहा हूं, इनके पुत्र आनंदपाल थे, ये नाम कंसीडर करके रखना। आनंदपाल के जो पुत्र थे उनका नाम था त्रिलोचन पाल। ये लगातार संघर्ष करते रहे थे अंतिम समय तक। त्रिलोचन पाल के बेटे लड़े इनके बाद में भीमपाला, और भीमपाला की डेथ हुई थी 1020 में। तो इनके बेटे के बेटे के बेटे इन्होंने संघर्ष किया है गजनवी के खिलाफ। बात क्लियर है? वह हिंद का युद्ध तो पहला सफल आक्रमण हो गया। इसके बाद में लिखना और क्या है, 1005 में किया उसने, मुखिया को लिखेंगे सिर्फ, छोटे छोटे अभियान नहीं लिखेंगे, मुल्तान पर। और मुल्तान पर यही इतिहासकार इस बात को कहते हैं, मुल्तान जिसको मूल स्थानम कहते हैं, यहां पर जो इसका आक्रमण था वो सिया मुसलमानों के विरुद्ध था। सिया मुसलमान, ठीक है, सिया मुसलमान। यहां पे जो राजा था उसका नाम था दाऊद, दाऊद, ठीक है, कोई दिक्कत? तो जब इसने राजा दाऊद को हराया यहां पर मुल्तान में, तो राजा दाऊद से इसकी संधि होगी। राजा दाऊद ने इसके सामने माफी मांगी। राजा दाऊद ने कहा ठीक है, हम जो है तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसी मतलब तैयारी नहीं करेंगे युद्ध की, क्योंकि इसको अपने गुप्तचर प्रणाली बहुत मजबूत थी गजनवी की, यंग ब्लड था, तो मतलब गुप्तचर बहुत, जो स्पाई सिस्टम था उसका वो बहुत नेटवर्क मजबूत था। तो उसको पता चला कि भाई ये जो राजा दाऊद है ये भी मेरे खिलाफ में आक्रमण की तैयारी कर रहा था, तो उसको हरा दिया। लेकिन इसी समय पर गजनी में उसकी सीमाओं पर अटैक हो गया, तो उसको जाना पड़ा यहाँ से। तो जाना पड़ा, तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी दे के गया मुल्तान की, वो दे के गया था नौसा शाह को, नौशा शाह को जिम्मेदारी। ये नौसा शाह बड़ा नाम आता है इतिहास में, नौशा, सासलजम भी लिखते हैं, नौशा शाह। अब नौसा शाह कौन था? दरअसल में इसका नाम है सुखपाल। सुखपाल ये जयपाल का नाती था और इसने धर्म बदल लिया था। राजा जयपाल का नाती, नाती समझते हो कौन होता है नाती? बताओ, नाती कौन होता है? तो नाती होता है बेटी का पुत्र, यानी कि बेटी का बेटा होता है। बात क्लियर है? तो हम सब करके बताएं। तो यहाँ पे किसको जिम्मेदारी दे गया? नौसा शाह को। लेकिन बाद में क्या हो गया, नौसा शाह और दाऊद ने मिलकर के बोले कि वे विद्रोह करेंगे, तो इनको वापस आकर के उसने हराया था। तो ये याद रखना आपको, यहाँ तक 1005 एडी मुल्तान पर उसका आक्रमण हुआ। 1014 थानेश्वर, थानेश्वर कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। यहाँ पर उसने लूट की, थानेश्वर हरियाणा में उसने लूट की, जबरदस्त लूट होती थी उसकी, ठीक है। नहीं, इससे पहले एक और अभियान लिख लेना छोटा सा बीच में कहीं, 1008 में, वो भी बहुत चर्चित है। 1008 में आपका नगरकोट का, नगरकोट, नगरकोट हिमाचल प्रदेश, जो बज्रेश्वरी टेम्पल है, बज्रेश्वरी टेम्पल, ये तो लिख लोगे ना इंग्लिश में, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, नामों को कभी इंग्लिश में मत लिखवाना भैया मुझसे। बज्रेश्वरी टेम्पल, ठीक है। और बज्रेश्वरी टेम्पल से उसको बहुत धन प्राप्त हुआ। तो कहते हैं कि यहीं से गजनवी को ये आइडिया आया कि भारत के जितने भी मंदिर हैं वो बहुत धनी हैं। तो यहाँ पर जब बज्रेश्वरी के टेम्पल को उसने तोड़वाया, तो कहते हैं कि यहाँ से उसको 7 लाख सोने के सिक्के मिले। क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जो मंदिर हैं उनमें तो आपका सोना चढ़ाने की बहुत प्राचीन परंपरा है। भैया 1009 होगा बच्चों, 1008 1009 के चक्कर में कभी नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री में इस चक्कर में पढ़ोगे तो मारे जाओगे। क्योंकि इतिहासकार जो जिनको बचना होता है, जो अभियान साल के एंड से चल के अगले तक चलता था, तो उसको लिख देते 1008-9। कई जगह 1009 मिलेगा, कई जगह 1008 मिलेगा। एग्जाम में ऐसा नहीं मिल सकता 1007 1008 1009 1010, उसको पता है ये कॉन्फ्लिक्ट का क्वेश्चन हो जाएगा फिर।
ठीक है, तो वो उसको कभी गड़बड़ में नहीं करना। कहाँ गया बताओ फटाफट से। नगरकोट किस जगह है? हिमाचल प्रदेश में। तो नॉर्थ इंडिया में ही है क्या? थानेश्वर हरियाणा, ये कि आपका नॉर्थ इंडिया में ही है, हाँ या ना? सारे लोग बोले। इसके बाद में गया आपका 1018 मथुरा वृंदावन। मथुरा और वृंदावन। मथुरा और वृंदावन के बारे में समझिए। जो इसका दरबारी इतिहासकार है उतबी, उसने कहा है कि उत्तर भारत का, जब वो अपनी पुस्तक लिखता है किताबुल यामिनी, तो उसमें उसने लिखा कि उत्तर भारत का सबसे ज्यादा बसा हुआ नगर कोई था तो वो था मथुरा। तो इसने मथुरा में जब मंदिर में मूर्तियां देखी तो 5-5 फीट की सोने की मूर्ति, और एक मूर्ति को जब उखाड़ा गया तो एक ही मूर्ति के नीचे 4 लाख सोने के सिक्के। तो इसने सोचा कि मंदिरों में मूर्तियों के नीचे गड़ा हुआ सोना भी है। तो इसके बाद तो इसने ये आदेश दे दिया गजनवी ने कि जब कभी मंदिर पर आक्रमण हो तो पूरे मंदिर को खंडित किया जाए, यानी मूर्तियों को, जमीन को उखाड़ के देखा जाए। यहां से बहुत सारी स्त्रियों के अपहरण हुए। उतबी ने लिखा है कि यमुना नदी, क्योंकि वहां पर यमुना नदी बहती है, कहती यमुना नदी लाशों से पट गई, और लगभग यहां से 1000 स्त्रियों को ये बांध करके लेके गए गजनी। मथुरा में जैसे ही आक्रमण हुआ तो पड़ोसी राजा, उस समय पे तो कोई एक्टिव नहीं है, नहीं तो तभी एक संघ बनता है इसके खिलाफ और लड़ पाते तो शायद कोई सफल, और असफल होना तो बाद की बात है। इसके बाद में जाते हैं यूपी के कन्नौज में। सेम ईयर। कहां पर? कन्नौज। और कन्नौज में जो राजा थे, देखो क्या चालाकी हुई यहां पर। कन्नौज में शासक था राज्यपाल, कन्नौज में राज्यपाल के विरुद्ध। तो सारी की सारी सेना तो इसकी यहाँ लूट में लगी हुई थी मथुरा वृंदावन में। बहुत थोड़े से सैनिक लेके पहुंचा कन्नौज, और अपने गुप्तचरों को पहले भेजा कि जाकर के मैसेज फैला दो कि भाई गजनवी जो है बहुत बड़ी सेना को लेकर के आ रहा है। गए थोड़े से सैनिक थे, और राज्यपाल, भारतीय राजाओं का खुफिया तंत्र इतना कमजोर, और जबकि खुफिया तंत्र प्राचीन समय में, आप याद रखिए आचार्य चाणक्य जी, जब हम पढ़ेंगे, उन्होंने भारत के लिए एक जबरदस्त गुप्तचर संगठन की स्थापना की थी, लेकिन भारतीय राजाओं ने अनदेखा कर दिया। उन्होंने कहा कोई जरूरत ही नहीं है। तो राज्यपाल जैसे ही वो थोड़े से सैनिक पहुंचे, भाग खड़ा हुआ, मतलब थोड़े से सैनिकों को देख के भाग गया। अब लेकिन यहां पर क्या क्या उसको जांचने की जरूरत थी या नहीं? बोलेगे जी कन्नौज में राज्यपाल को जांचने की जरूरत थी, आप कहेंगे नहीं भैया। अब देखो भारतीय और राजाओं को देखो, किस तरह की फूट थी भारतीय राजाओं में। यहां पर जो चंदेल, चंदेल जिनकी राजधानी हुआ करती थी खजुराहो, लिखें फटाफट से, चंदेलों की राजधानी क्या थी? खजुराहो। एक चंदेल राजा थे विद्याधर। तो विद्याधर ने कहा कि मथुरा और वृंदावन में जो लूट हुई है उसका जिम्मेदार राज्यपाल है, इस राज्यपाल को ढूंढो और इसको मारो। और राज्यपाल को उन्होंने मरवाया, चंदेल शासक विद्याधर ने। तो आप मुझे बताओ होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था ना कि ये लोग संगठन बनाते, और मुख्य कारण तो गजनवी है। गजनवी को कोई मारने के बारे में प्लानिंग नहीं कर रहा है, कह रहे ये व्यक्ति भाग खड़ा हुआ है, ये डरपोक है, तो इसके खिलाफ संगठन बनाओ और इसको मारेंगे। और राज्यपाल के विरुद्ध हो गए कई राजा विद्याधर के साथ में। है कमाल बात या नहीं? बोलेंगे भी फटाफट से? बोलेंगे जी, फटाफट से बोलेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर उस समय भगवान कहाँ थे? अब इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता तो तुम्हारे कर्मों को जो सजा है उसको बचाने के लिए भी तो ईश्वर ही है आपके पास में, है ना? आप जितने गलत सलत कर्म चाहे करें, और फिर ये बोलें कि जब हम पे अटैक होगा तो हम खुद को नहीं बचाएंगे, ईश्वर ने जो बुद्धि दी हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, हमको बचाने के लिए भी ईश्वर को ही आना पड़ेगा। बड़े कमाल के इंसान हैं आप। इसका मतलब तो तुम्हें फिर बुद्धि क्यों दी है ईश्वर ने? अच्छा ये बताइए फिर गजनवी सफल क्यों है? थोड़ा लॉजिक के साथ में बात किया करो। कह रहे कि तब ईश्वर कहाँ थे। एक कहानी और थोपी गई भारतीयों पर। कह रहे सोमनाथ पर जब अटैक हुआ तो सोमनाथ के जो लोग थे ना वहां पर गुजरात में, वो दीवारों पर बैठ के हा 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 कर रहे थे, उपहास कर रहे थे, और कह रहे थे इनको तो भगवान सोमनाथ मारेंगे। ऐसा नहीं था। आप रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा, सोमनाथ के प्रांगण में राजा ब्रह्मदेव के नेतृत्व में 50,000 जान गई हैं। 50,000 लोग, हा 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 करते हुए 50,000 लोग नहीं मरेंगे।
50,000 लोगों ने लोहा लिया था। कह रहे कि तब ईश्वर कहाँ थे? तो फिर तुम्हारा क्या काम है? अगर सारा काम ईश्वर किया तो फिर आप क्यों जी रहे हैं? जब आप किसी गलत कार्य को करते हैं तब तो आपको ईश्वर का विचार नहीं आता। तब तो आपको लगता है कि नहीं, सारे हित हमको खुद ही साधने हैं। और जब कुछ घटना घटती है तो फिर ईश्वर याद आते हैं सबको। यहां देखेंगे तो 1018 मथुरा और वृंदावन के बाद में कहां गए? कन्नौज राज्यपाल के खिलाफ। ये लिख लेना कि इस उत्तर भारत में जब गजनवी के आक्रमण हो रहे थे तो इस उत्तर भारत को बचाने वाला कोई मौजूद नहीं था। लाखों स्त्रियों के साथ में रेप किए गए, हजारों बच्चियों को अपहरण करके गजनी भेजा गया, लाखों लोगों के कत्ल किए गए, कोई बचाने वाला नहीं था। नो वन। और जब पता चला कि अच्छा राजा विद्याधर एक ये कह रहा है, गजनवी को पता चलता है कि भाई अगर राज्यपाल तुझे भागना नहीं चाहिए था, हमसे अगर युद्ध होता तो हम नहीं भागते। तो ये मैसेज पहुंचा गजनवी के पास में कि राजा विद्याधर तो तुम्हें चुनौती दे रहा है। तो उसका आक्रमण हुआ राजा विद्याधर के खिलाफ। 1021 लिखना उसको। 1021-22 भी बोलते हैं, 1021-22 कुछ भी लिख लो उसको, एक वर्ष से कोई आगे पीछे होता है थोड़ा सा तो क्या बोलेंगे? ये है उसका कालिंजर का किला। और कालिंजर का किला किसका था? चंदेलों का। कालिंजर, राजा विद्याधर। राजा विद्याधर क्योंकि इसने चिट्ठी लिखवाई राजा विद्याधर को, भैया तुम चैलेंज कर रहे हो हमको। उन्होंने कहा हाँ चैलेंज कर रहे हैं तुमको, बताओ। और उन्होंने राजा विद्याधर को चिट्ठी भिजवाई कि जब तक मैं पहुंचूं तब तक इस्लाम एक्सेप्ट कर लेना। राजा विद्याधर ने कहा इस्लाम नहीं, युद्ध होगा। इस्लाम एक्सेप्ट करने से मना कर लिया। लेकिन जब वो जबरदस्त सेना लेके आया, युद्ध हुआ, तो राजा विद्याधर किले में, किले की दीवार बंद कर ली। कालिंजर का किला एवजित किला माना जाता है। तो बहुत दिन तक जब गजनवी की सेनाएं टिकी रही और राजा विद्याधर को भी लगा ये भी वापस जाने के मूड में नहीं है और हम अंदर कब तक रहेंगे, तो तब एक संधि हुई। तो यहां पे कहते हैं कि बहुत सारी औरतें गजनवी ने विद्याधर को गिफ्ट की और बहुत सारे हाथी राजा विद्याधर ने गजनवी को गिफ्ट किए। तब जाकर के ट्रीटी साइन हुई कि ठीक है, इसको फुल स्टॉप करते हैं, ऐसे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। 1024। अब आप कहोगे गजनवी को हराने वाला कोई नहीं था, नोट कर लेना, अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान। दो व्यक्ति, दो राजाओं के नाम याद रखना। गोविंद राज सेकंड गजनवी को बहुत मारा, इतना मारा कि लास्ट में तो नीचे लेटा हुआ था, घूसा भी मार दिया मुंह पर। गोविंद राज सेकंड। और दूसरे व्यक्ति थे राजा वीर। जब कोई आपसे पूछे ना कि मैंने कहा उत्तर भारत में इस समय तक यहां तक कोई बचाने वाला नहीं था, कोई, लेकिन इसके बाद में उत्तर भारत को बचाने वाले अजमेर के चौहान आए। गोविंदराज द्वितीय गजनवी को बहुत बुरी तरह पराजित किया। और कहते हैं गजनवी के जितने भी अभियान है उनमें गजनवी अगर घायल हुआ तो वो एक अभियान है। लिटा लिटा के मारा इन्होंने गजनवी को। उसने फिर बाद में एक प्रयास किया, बदला लूंगा। कहते ना वो क्रोध में, मतलब गुस्से में और नशे में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, वो सारे डिसीजन व्यर्थ जाते हैं। तुक्का लग सक के सही हो जाए तो बात अलग है। तो उसने ऐसा ही डिसीजन ले लिया गजनवी ने, तो वहां पे फिर राजा वीर ने मारा। तो उसने ये कह लिया कि अजमेर के रास्ते में नहीं जाऊंगा कभी भी। सोमनाथ मंदिर जब आया ना 1025 में, तो उसके पास दो ट्रैक थे, एक तो थल से अजमेर होते हुए और एक था पीवड़ा सांपों के बीच से राजस्थान थार मरुस्थल से होके। तो उसने अजमेर नहीं चुना, उसने थार मरुस्थल को चुना। थार मरुस्थल 1 महीने का ऊंटों पर, 30,000 ऊंटों पर सामान, अनाज, पानी लाद करके निकला था। जमीन पर नहीं सोता था गजनवी, क्योंकि राजस्थान के थार मरुस्थल में रहते पीपड़ा सांप, जहरीले। वो अगर हवा में भी जहर छोड़ दे तो व्यक्ति मर जाए। उसके कैंप में रात को आते सांप और वो जहर छोड़ के चले जाते, लोग मरे मिलते। बोला नीचे तो नहीं सोऊंगा, ऊंट पे ही सोता था ऊपर। रात को ऊंट भाग जाए बेशक से, सोता ऊंट पे ही था। छिपकली वहां जहरीली छिपकली है थार मरुस्थल में।
बहुत सारे और भी जीव थे जिन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। कहते हैं कि 30,000 की जो उसकी ऊंटों पर सेना चली थी वो 25,000 रह गई। ठीक है, तो अजमेर के चौहान इन्होंने हराया। और यहीं पे गोगाजी महाराज, नाम जानते हो? थम्स अप करके बताओ कितने लोगों ने नाम सुना है गोगाजी महाराज जी। इनकी शहादत यहीं की है। गोगाजी चौहान थे। गोगाजी महाराज जी की शहादत यहीं की है। इनके बारे में गजनवी ने कहा था कि मैंने अपनी आंखों से जाहर पीर को देखा है। जाहर पीर का मतलब है साक्षात देवता, ए ट्रू डाइटी। जब उन्होंने युद्ध किया और इनकी शहादत हुई तो उसने कहा कि, तो आप देखोगे बहुत सारे मंदिर हैं इनके, बहुत जगह आप देखोगे, जैसे मुसलमान तो इनको गोगा पीर कहते हैं, और जो यूपी में बहुत सारे हैं, नॉर्थ में बहुत सारे हैं, वहाँ पर इनको जाहर पीर कहा जाता है, या कई जगह तो इनको ऐसे जहारवीर गोगा जी महाराज बोल देते हैं। तो वो इसी वॉर की बात है। ओके, 1024 के बाद में ये तो इसकी हरार हो गई। अब इसको तो पैसा तो मुंह लग चुका था इंडिया का कि भाई पैसा तो भारत में है। अब पैसा कैसे आएगा? अब गजनी जो जगह था, जो सेंटर में था, वहां भी वॉर लड़नी थी, उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो फिर इसको पता चलता है कि यार सोमनाथ बेस्ट ऑप्शन रहेगा, सोमनाथ पे तुम जो है अटैक करो। तो इसने कहा सोमनाथ का रास्ता, ये कहानी मैंने आपको बता दी। तो अजमेर, उसने बोला ना बाबा ना, कतई तो जाऊं नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, साम्राज्य छिनता हो तो छिन जाए, लेकिन अजमेर से नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। सेकंड ऑप्शन बताओ कोई। उन्होंने बोला फिर तो रेगिस्तान है जी, जब तक थार मरुस्थल शुरू होगा वहां तक घोड़ों से चलते हैं और उसके बाद में ऊंटों पर सवार हो जाएंगे। उसने कहा हाँ ये ठीक है, ऊंटों पर सवार होके आया। ठीक है, तो फिर होता है सबसे इंपॉर्टेंट 1025। इसको बहुत सारे लोग इसका मानते हैं 16वां आक्रमण। हेनरी एलियट के अनुसार है 16th अटैक था इसका। कहां पर? सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर कहां पर पड़ता है? सोमनाथ मंदिर बताएं। आप कहेंगे भैया ये गुजरात में है। और भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग हैं कुटुल? जो उनकी आपका लिंग समझते हैं ना, ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग, तो वो प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। तो जो ज्योतिर्लिंग है वो 12 हैं कुल, और उन 12 में से ही एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भी है जो बहुत चर्चित है। ठीक है, अब यहाँ के बारे में यह था कि भैया सोमनाथ मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है, आज भी प्रसिद्ध है, उस समय बहुत प्रसिद्ध था। तो इसके दो कारण बताए इसको, कि एक तो यहां से धन बहुत मिलेगा, और दूसरा सुंदर लड़कियां यहां बहुत मिलेंगी। क्योंकि भारत में आप पढ़ोगे तो एक प्रथा थी, देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा में क्या होता था कि लड़कियां मंदिर में दीप जलाने का, नृत्य का, गायन का काम करती थीं। और दो तरह की लड़कियां होती थीं, मतलब कैटेगरी तो बहुत सारी थी, मुख्यतः दो। एक दत्ता, दत्ता का मतलब है वो लड़कियां जिनकी शादी देव प्रतिमाओं से, मूर्तियों से कर दी जाती थी, तो उनको तो बहुत सम्मान मिलता था, उनको तो देवी की तरह पूजा जाता था। तो बहुत सारे लोग जो धन के लालच में थे प्राचीन भारत में, तो वो क्या करते थे, अपनी बेटियों की शादी देव प्रतिमा से करा देते थे, सुंदर बेटियों की। और उसके बदले में जो वहां पर चढ़ावा आता था मंदिर में, उस सब का वो अनावश्यक रूप से उपयोग करते थे। आज भी आपने देखा ना, एक पुजारी के घर से कितने लगभग 180 करोड़ का सोना मिला है। कई बार कई पुजारियों के घर से आपका सोने मिलते हैं। जरूरी थोड़ी है सभी पुजारी जो हैं वो पवित्र होंगे, बहुत सारे पुजारी अपने उपयोग के लिए उस धन को प्रयोग में लाते रहे हैं। एक तो मैंने बताया दत्ता, वो पवित्र आपका देवदासी हुआ करती थी, उनका तो कोई मतलब एक सम्मान देवी की तरह होता था, ऐसे समझिए उनका तो मंदिर में नियंत्रण होता था। एक लड़की होती थी विक्रता, जिनको मंदिर चुनता था। विक्रता ये एक कैटेगरी है। और जिन लड़कियों को मंदिर चुनता था, गांव में सुंदर लड़कियों की, गरीब घर की बेटी है, उसको देवदासी बना लिया जाता था कि तुम मृत्यु दीप जलाओगे। ऐसी लड़कियों का इस्तेमाल, या मैं कहूं कि वो तो भोग विलास का साधन बनाई गई है, उसके ऊपर बहुत लिखा गया है। तो उस समय के सोमनाथ मंदिर में 5,000 देवदासियां थीं। तो एक तो उसको बताई गई चीज, एक तो सुंदर स्त्री और एक धन, ये दोनों चीजें यहां से प्राप्त होंगी। इसीलिए वो लालायित था इसके लिए कि भैया रेगिस्तान से भी आने को तैयार था। यहां पर याद रख लेना, ये क्या बोल दिया मैंने इसको, 16th अटैक।
और यहाँ पर जो आपका राजा था इस समय पे, याद रख लेना, 16वें आक्रमण के समय जो राजा थे वो चालुक्य वंश के भीम थे। भीमदेव इस डायनेस्टी के थे, चालुक्य वंश के। भीमदेव चालुक्य बोलते हैं, ठीक है। सोलंकी डायनेस्टी भी कहा जाता है। और ये कौन थे? ये मोढेरा के राजपूत थे, मोढेरा के राजपूत, राजपूत ऑफ मोढेरा, ठीक है। मैंने बताया आपको जितना भी वैभव जो मैं आपको बता रहा हूँ देवदासियों की स्थिति के बारे में, कौन लिख रहा है? अलबरूनी लिख रहा है अपनी पुस्तक में। क्योंकि अलबरूनी भी वो व्यक्ति है जो, जब उसको पता चला था कि महमूद गजनवी हर साल भारत पर आक्रमण करेगा, तो वो भी महमूद गजनवी के साथ हो लिया, क्योंकि उसको रुचि थी दुनिया की संस्कृतियों में। तो उसको ये था कि भाई मैं अपना अध्ययन कर लूंगा और उसको लिखूंगा, ठीक है। सर 1947 से अब तक का इतिहास कहाँ और कौन लिख रहा है? इस पर फोकस कर सकते हैं आप अभी, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। प्रार्थना है मेरे साथी, मैं आपके क्या बोलते हैं उसको, चरण दबा सकता हूँ। आपका जीवन अगर कुछ सही हो पाए तो अपने आप को फोकस पे रखिए यहाँ, क्योंकि चरण दबाने की बात मैं आपकी इसलिए करता हूँ क्योंकि आप मेरे साथी बंधु हैं। आपको मैंने अपना परिवार माना है। इसी चीज़ को मैं चाहता तो कहीं पेड एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा होता और लाखों बच्चे इससे जुड़ रहे होते, लेकिन मैं उस सब को छोड़ करके यदि आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ तो मेरी एक खुद की आंतरिक इच्छा रही होगी कुछ सिखाने की आपको, है ना। तो उसका थोड़ा सम्मान करिए, क्योंकि एक दिन मैं ये कहता हूँ ना आपसे, आप रोएंगे अकेले में और आपके आंसू समझने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। मेरे साथ घटित हो चुका है, ठीक है। मैं उसको महसूस कर चुका हूँ और एक लंबे समय तक महसूस कर चुका हूँ। ऐसा नहीं कि एक दिन, वर्षों तक मैं उसको महसूस कर चुका हूँ कि सफलता क्यों नहीं मिल रही है, और तब कोई नहीं समझता है। मैं बस छोटे से मैं इस बात को कहना चाहूँगा, तो समझिए और फोकस पे रहिए। तो क्या बोलेंगे, राजा भीमदेव यहाँ पर थे, ठीक है। कैसे आया मैंने आपको बता दिया। इधर से आया, बताओ फटाफट से। अजमेर से होके आया था क्या? आप कहेंगे नहीं, अजमेर के रास्ते नहीं आया भैया, अजमेर के रास्ते नहीं आया। किस रास्ते से आया था? थार के रास्ते, थार मरुस्थल के रास्ते आया, ठीक है। ये सही है। और ये युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था 6 से 8 जून, 3 दिन का भयानक युद्ध है, 1025 का, ठीक है। झूठी कहानी है वो, जो आपसे कोई कहे ना यहाँ पे नाम बताना उनको, राजा ब्रह्मदेव के बारे में थोड़ा सर्च करो। राजा ब्रह्मदेव नेतृत्व कर रहे थे, स्थानीय राजा थे वहां के। 3 दिन तक मारकाट हुई है, और 3 दिन की मारकाट में यहाँ पर 50,000 लोगों का कत्ल किया गया। सबसे बड़ा यहाँ पर जो वैभव लिखा है अलबरूनी ने, वो लिखा है यहाँ के शिवलिंग का संतुलन, कि वो शिवलिंग अधर था, हवा में था, यानी कि कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके दीवारों की वजह से उसको एक संतुलन किया गया था। उसको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जा सकता है। जैसे आप कई बार देखोगे कि कोई कोई आपने देखा होगा, कोई कोई प्रतिमा जो है वो उठी हुई प्रतीत होती है, कि टिकी हुई नहीं है, तो वो आसपास की दीवारों की वजह से वो चुंबकीय प्रभाव करके उसको किया जा सकता है, वैज्ञानिक तरीके से उसको उसको संतुलन बनाया जा सकता है। तो जब वो दीवारें तोड़ी गई, क्योंकि मैंने आपको बताया गजनवी के तो ऑर्डर थे भी दीवारें मूर्तियां सब तोड़नी है, तो जब वो दीवारें और मूर्तियां तोड़ी गई तो शिवलिंग का जो बैलेंस था वो फिर तो बिगड़ जाना था, वो संतुलन तो निराधार हो ही जाना था। तो कहते हैं यहाँ पर हिंदू आस्था को सबसे ज्यादा चोट पहुंची, कि भाई ऐसा कैसे। क्योंकि बहुत सारे लोग, तो आप जानते हैं ना, विश्वास और अंधविश्वास में बहुत बड़ा फर्क है, वो आप ही जानते हैं, उस बात को आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ही ये लूट हुई तो इसके बारे में जो खबर है वो बाकी सब क्षेत्रों में गई। खबर गई आपका कश्मीर, भैया सोमनाथ जो सबसे पवित्र लूट हो चुकी है। यहाँ पे राजा थे संग्राम राज, कौन थे इस टाइम पे? खबर कश्मीर गई, राजा कौन थे? लोहार वंश था कश्मीर में एक। कश्मीर के राजवंश आपको पढ़ाएंगे, तभी हम आपको पढ़ाएंगे कि भाई जब आपका 980 से लेकर के 1003 तक कश्मीर में रानी तिद्दा का शासन था, वो कश्मीर के राजवंश जब आपको पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करनी है, ये पढ़ेंगे या वो नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पर साथी आपका राजा विद्याधर, ये कहाँ पर था? विद्याधर, विद्याधर ये कहाँ पर था? आपका चंदेल,
खजुराहो इसकी राजधानी थी क्या? खजुराहो में राजा था, खजुराहो, ये भी लिख सकते हैं। कश्मीर हो गया आपका। मैं आपसे पूछूं मालवा के शासक कौन थे? मालवा के शासक थे भोजराज, परमार वंश के। ये कहाँ थे? मालवा, मध्य प्रदेश वाला आज का क्षेत्र आप बोल सकते हैं। किस वंश के थे? परमार वंश के। परमार वंश। आपसे पूछे उस समय पर भारत में राजा कौन कौन थे? अजमेर, अजमेर में थे अजयराज, अजयराज चौहान वंश के। बच्चों इसे इंग्लिश में लिखने की जरूरत तो नहीं है, अजयराज को भी भैया इंग्लिश में लिखो, जिसकी जरूरत होगी उसको लिख देंगे खुद ही, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इन सब ने आनन फानन में एक संगठन बनाया कि भाई इस महमूद गजनवी को वापस नहीं पहुंचने देंगे, इस महमूद गजनवी को वापस नहीं पहुंचने देंगे। और ये संगठन कहां का बना रहे हैं? इनके गुप्तचरों को यह भी नहीं पता है कि भाई वो अजमेर के रास्ते से नहीं आया है, ना पता लगाने की कोशिश की। सबने ये मान लिया कि अजमेर के रास्ते से होकर के जाएगा, क्योंकि पहले तो ऊंटों के पास उतना सामान नहीं था, अब तो उसने इतनी लूट की है। और उस लूट का जो आंकड़ा बताया जाता है, सोमनाथ के मंदिर से जो लूट हुई उसका आंकड़ा बताया जाता है आपका कि यहां से 30 टन सोना, 30,000 किलो सोना उसको प्राप्त हुआ, और लगभग 10 टन हीरे जवाहरात उसको यहां से पैदा मुलाकात मतलब पिले, जो उसने यहां से लूटे। ठीक है, यहां का जो शिवलिंग था उसको भी लूट के लेके गया और वहां मस्जिद में लगवाया ले जाकर गजनी में। तो कहने का मतलब सब लोगों ने मान लिया कि अजमेर से होकर के जाएगा। अब वो अजमेर से गया ही नहीं, वो गया कंठकोट से, कंठकोट के रास्ते, कंठकोट मंसूरा होते हुए। तो यहाँ पे एक रियल व्रेव, मैं एक किताब पढ़ रहा था, बड़ी प्रचलित किताब है जीके की, तो उसमें एक इतने गंदे शब्द का प्रयोग किया गया कि महमूद गजनवी को जाटों ने लूट लिया। अपने आप में एक अपमानित शब्द महसूस होता है कि जब हिंदुस्तान के राजा संगठन नहीं बना पा रहे थे और दूरदर्शिता जब इनके अंदर नहीं थे, तो कांझा काड़ा नाम के एक जाट सरदार ने लोहा लिया मंसूरा में, कंटकोट से जब वो मंसूरा जा रहा था। तो हमारी किताबें दिखा रही हैं लूट हुई है। बाकी सब ने क्यों नहीं कर ली फिर लूट? फिर तो ऐसी तो लूट भी अच्छी है भाई, अगर विद्रोह भी नहीं कर पा रहे तो फिर तो लूट ही ज्यादा अच्छी हो गई ना। बाकी सब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहां पर, ये उस समय के राजा थे जिन्होंने आना फानन में वो संगठन बनाया। ठीक है, अब बाद में महमूद के उत्तराधिकारी हुए, मैंने कहा महमूद की मौत इसके बाद में, और इसी का बदला लेने वो 1027 में जाटों के विरुद्ध आया था, कांझा काणा, इनके जो सरदार थे जिस गुट के खिलाफ, इसी के खिलाफ, जिनको खोकर भी कहते हैं हम, खोकर। तो 1027 में खोकरों के विरुद्ध उसका अभियान था, अंतिम अभियान था, ये भी लिख लेना, कहीं किनारे पे लिख लेना। 1027 में जाटों के विरुद्ध अंतिम अभियान क्यों हुआ, ये कहानी मैंने आपको बता दी। अरे बोलो मजा आया यार कुछ पढ़ के, तुम्हारा इंसाइट डेवलप होना चाहिए कि जीवन में कुछ पढ़ने को मिल रहा है। अब तक पढ़ाने बैठते तो गुलाम वंश मुगल वंश सब पढ़ा देते। बोले कोई दिक्कत? अंतिम अभियान, और 1030 में उसकी मौत हो गई। क्या हुआ मोहम्मद बिन कासिम के बाद में कि फिर वहां पर मतलब उनका आपसी जो संघर्ष है वो शुरू हुआ, और जब आपसी उनका संघर्ष शुरू हुआ तो दो वंश उनके बने, दो वंश, एक तो ख्वारिज्म उनसे बने और एक गौर वंश बना। गौर वंश के राजगों ने आपका ख्वारिज्म के प्रति क्या किया, विरोध किया, लेकिन ख्वारिज्म जो थे वो अरब में सफल रहे। वही गौर हैं जिनके वंशज आगे चल के गौर से मोहम्मद गोरी भारत आया। कैसे आएगा मोहम्मद गोरी, ये कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया जो महमूद गजनवी के समय के इतिहासकार थे उनको नोट करें, लिखे। महमूद गजनवी, 5 5 मिनट का टॉपिक और छोटा सा है। गजनवी के समकालीन लेखक कौन थे? गजनवी के समकालीन लेखक। दोस्त कुछ महसूस करना क्लास से, सीखना इससे, क्या सीखने की जरूरत है, वो इंसाइट आपके अंदर होना चाहिए। क्या बोल देंगे इनको? कंटेम्प्ररी राइटर्स ऑफ गजनवी कौन है? पहली बात तो याद रखें, इसका दरबारी इतिहासकार कौन था? कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ गजनवी, जो इसके साथ इसका ऑफिशियल इतिहासकार लिख।
इतिहास लिखता था। क्या बोलेंगे इसका? कोर्ट हिस्टोरियन। कोर्ट हिस्टोरियन कौन है? तो उसका नाम है उतबी। उतबी। और उतबी ने बुक लिखी है, किस वंश से था गजनी? आप कहेंगे इस यामिनी वंश से था, तो उसने उसी से लिखी है किताब उल यामिनी। उसके वंश के बारे में सारी जानकारी, अल्पतगीन कौन था, सुबुक्तगीन कौन था, क्या गजनवी ने किया, गजनवी के बाद के वंशज, मतलब जब तक उसका अपना जीवन रहा तब तक लिखा उसने, उतबी। और एक यहाँ पे नाम आएगा आपका, दरबारी इतिहासकार हो गया, एक नाम लिखे यहाँ पर आप, फिरदौसी का। फिरदौसी। फिरदौसी ने फारसी भाषा में एक बुक लिखी, शाहनामा। 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 और शाहनामा को बोलते हैं ईरान का महाकाव्य, एपिक ऑफ ईरान। बहुत चर्चित है वहां पर, महाकाव्य का मतलब जो बहुत पढ़ा जाता हो। और इसीलिए फिरदौसी को कहा गया पूर्व का होमर। होमर कौन है बताओ फटाफट से? सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर का गुरु था अरस्तु। हम धीरे धीरे आपसे बात करेंगे अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, सबके विचारों पर बात करते रह जाएंगे समय समय पर जहां जरूरत होगी। तो अरस्तु ने अपने शिष्य सिकंदर को क्या सिखाया था? और देखो सिकंदर ने अपने गुरु की बातों को फॉलो किया हमेशा। अब तो हर कोई गुरु है, पहले गुरु थोड़े थे, किंचित, अल्प, जिनको गुरु चुनने में समस्या ही ना थी। अब तो प्रत्येक व्यक्ति गुरु है, ये समझिए। तो अरस्तु कहता है अपने शिष्य सिकंदर से कि जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर धैर्य की कमी हो रही है, संयम की कमी हो रही है, तुम्हारी वीरता, तुम्हारा उत्साह घट रहा है, तो तुम होमर की इलियड पढ़ना। इलियड पुस्तक का नाम है, जो कि मतलब एक पाइट फॉर्म में है कविताओं के, जिसमें वीर रस की कविताएं हैं, ऐसा आप समझिए। तो वो अपने पास रखता था हमेशा सिकंदर उस बुक को। कौन सी किताब है? इलियड। तो ऐसे ही कि भाई उसमें गाथाएं लिखी गई वीरता की, तो इसीलिए फिरदौसी लिख रहा है वीरता की गाथाएं किसकी? गजनवी की। और गजनवी ने इसको बुलाया। याद रखना, ये जो जब इसने शाहनामा लिखी तो शाहनामा में क्या था, 50,000 छंद है इसमें टोटल। यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा, बड़ा अच्छा रिसर्च करना आप, शाहनामा पुस्तक में कितने छंद हैं? 50,000 छंद। उसने उससे प्रॉमिस किया था कि भाई एक छंद के लिए, आप ऐसे समझ लीजिए, एक किसी पैराग्राफ के लिए उसने बोला मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा। तो कितनी दिनार मिलनी है? सोने की 50,000 दिनार। लेकिन जब किताब पहुंची उसके पास में, अब बहुत सारी कहानी है कि वो बोटी किताब ले गया उसने छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा चालाक लेखक था, उसको पता था गजनवी जो है बड़ा चालू किस्म का आदमी है, उसने वो पैसा देने से इनकार करेगा, तो उसने बीच में कुछ पेज छोड़े, या जो भी कहानी रही हो छोटा बड़ा रूप वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मुझसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला भैया नहीं, चांदी की मुद्राएं देंगे, सोने की नहीं देंगे। तो इसने कहा अच्छा। तो इसने सब कुछ जो उसको ज्ञात था, गजनवी का चिट्ठा खोला उसने कि गजनवी कितना नालायक है, कितनी नीच प्रवृत्ति का है। तो बाद में इसके मंत्रियों ने सलाह दी। अब आप कहेंगे गजनवी इतना क्रूर था तो मरवा देता इसको फिर, लेकिन आप याद रखना, यदि कोई लेखक या कोई चर्चित व्यक्ति, वो ईरान में बहुत चर्चित था फिरदौसी, ऐसे व्यक्ति का यदि कोई कत्ल करवा दे, तो इसका मतलब तो क्या है, सहानुभूति उसी व्यक्ति को प्राप्त होगी और राजा को उससे नुकसान ही होगा। तो उसके मंत्रियों ने बताया भैया पैसा वैसा दे के सेटल करो, बात को खत्म करो। तो एक गाड़ी दीनार भर के गई उसके पास में, उसके घर। उसी दिन मौत हुई जिस दिन गाड़ी पहुंची फिरदौसी की। उसकी बेटी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, वो स्वाभिमानी लड़की थी, उसने कहा नहीं हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर तो ईरान में इतना प्रचलित हुई वो किताब कि ईरान का महाकाव्य बन गई। तीसरे सबसे चर्चित राइटर लिखना, अल बरूनी। देखो मक्खी भी क्लास लेने आ गई, तुमसे अच्छी मक्खी है। मक्खी भी अपने जीवन को उजाले की तरफ ले जाएगी। अल बरूनी, अल बरूनी ने लिखी है किताबुल हिंद, जिसको तारीख हिंद बोलते हैं। किताबुल हिंद याद रख लेना, मैंने क्या कहा आपको, शाहनामा किस भाषा में है, नोट कर लेना, फारसी लैंग्वेज में लिखी इसको, फारसी।
पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन। किताबुल हिंद, अब ये लिख सकते हो ना यार तुम, देखो किताब उल हिंद, हम सब करो जी भैया, इस तरह के जोखिम हम उठा लेंगे। किताबुल हिंद, और एक किताब उसने लिखी तहकीक ए हिंद, मतलब इसी का नाम है, या किसी नाम से पूछे जाए आपसे, तहकीक ए हिंद। अब इसने बहुत कुछ लिखा है इस किताब में, भारत के वेदों के बारे में लिखा है, अब भगवत गीता जी के बारे में लिखा है, यहाँ पर उसने ज्योतिष के बारे में लिखा है, विज्ञान के बारे में लिखा है, जो उसने चुरा लिया ब्रह्म स्फुट सिद्धांत पुस्तक से उसको भी इसमें लिखा है, भारतीय समाज के बारे में लिखा है कि जाति व्यवस्था यहाँ इतनी जटिल थी कि किसी व्यक्ति को यदि जाति से बहिष्कृत कर दिया तो वापस जाति में स्वीकार नहीं किया जाता था। ऊंच नीच का भाव यहां विद्यमान था और यही भारत के पिछड़ेपन का कारण है। अलबरूनी लिख रहा है, हमारे यहाँ के लोगों को मतलब नहीं, बोले नहीं भैया हम तो ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं हम तो, उससे उनको लगता है पता नहीं क्या प्राप्त हो जाता है, झूठा दंभ, जातीय संकीर्णता। उसने भारतीय समाज पर बहुत कटाक्ष किए, हद से ज्यादा। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को उसने अच्छा बताया, उसने कहा नालंदा जैसे महान विद्यालय हैं यहाँ पर, काशी जैसे महान विद्यालय हैं, यहाँ के विद्यालयों के बारे में उसने लिखा। लेकिन उसने जो भारतीय समाज पर कटाक्ष किए हैं वो बहुत कमाल हैं। अलबरूनी याद रख लेना। किताबुल हिंद मैंने बताया, तो एक बात आती है पुराणों का, पहली बात तो मुझे बताओ ये कहाँ से आया था, पुराणों का अध्ययन करने वाला, फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी पुराण्स, अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, क्योंकि इसने ये लिखा सबसे पहले उनके बारे में, सीधी सी बात है, अध्ययन किया तभी तो लिखा उनके बारे में। फर्स्ट मुस्लिम हु रीड पुराण्स, फर्स्ट मुस्लिम हु रीड्स पुराण, ठीक है, पुराणों का अध्ययन किया। दूसरी चीज कहां से आया था याद रख लेना, उज्बेकिस्तान से आया था, उज्बेकिस्तान से आया। अभी क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे एमसीक्यू, जब हम रिसर्च कर रहे थे, बहुत समय लगता है यार इसमें, ऐसा नहीं है मैं पेट से सीख के आया हूँ। 1888 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है, इंग्लिश ट्रांसलेशन का हुआ 1888 में, किसने किया, एडवर्ड साची ने, एडवर्ड साची ने, ठीक है। और हिंदी में पूछे तो रजनीकांत शर्मा, एक्टर रजनीकांत नहीं, रजनीकांत शर्मा। एक राइटर और लिख लेना नीचे कहीं, उनका नाम है आपका, जिन्होंने लिखी बेहाकी, तारीख है सुबुक्तगीन, वो सुबुक्तगीन के जीवन पर थी, तारीख ए सुबुक्तगीन। तारीख है सुबुक्तगीन। बात समझ में आई सारी। अरबों ने हमको क्या दिया, अरब हमारे यहाँ से क्या चीज़ें यूरोप तक पहुँचाई, ठीक है। भारत का कौन सा संगठन था जो कि आपका खिलाफ हुआ था उस समय पर, अरबों की जो अगली नीति थी भारत को यहाँ पर घेरने की अलकब के समय, उसको विफल किया, 300 साल तक होल्ड किया। अरब तो सफल नहीं हो पाए, फिर तुर्क आए। तुर्क कैसे बने थे मुसलमान, ये बात मैंने आपको बताई। तुर्कों ने जो गजनी को घेरा, गजनी पर अल्पतगीन, सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन ने 986 में आक्रमण किया भारत पे जयपाल के खिलाफ। उसके बाद महमूद गजनवी ने उसको रिपीट किया। राजा जयपाल के बारे में मैंने बताया, इसका क्या प्रण था, क्या सपोर्ट किया इसको कैलिफ ने। इसके मुख्य आक्रमणों में पहला सफल आक्रमण मुल्तान, नगरकोट 1008-9, थानेश्वर, मथुरा, वृंदावन, ठीक है। 1024 अजमेर में इसको हार मिली, दो दो बार हार मिली, 2 युद्ध हारा यहाँ पर, ये कहीं बताया नहीं जाता कि 2 युद्ध हारा, छुपा लिया जाता है उसको। 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पे हुआ। अंतिम आक्रमण मैंने बताया जाटों के विरुद्ध, कांजा काणा के नेतृत्व में जो जाट थे उनके खिलाफ, ठीक है। नाम बोला करो ऐसे लोगों को, बोलो। आज 6 से 8 जून 1025 राजा ब्रह्मदेव लड़े हमारे। इन लोगों ने जो संगठन बनाया वो किसी काम नहीं आया। गजनवी के समय की जानकारी किन लेखकों ने दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात रह गई कि अलबरूनी ने अरबी भाषा में लिखा था इसको, किताबुल हिंद को, अभी ध्यान आया मुझे फारसी देख के। कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई कोई सिली पॉइंट छूट जाए, तो कभी ना कभी हम उसको ऐड करा ही देंगे, ठीक है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, तुम्हें तो बस डूब के पढ़ना है, ठीक है। बताएं जी, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं, पढ़ें फटाफट से।
नीचे दिए गए कथनों के अनुसार एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में रेखांकित किया गया है। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत पर तुर्की के आक्रमण सफल रहे? हाँ जी, बिल्कुल सफल रहे। क्यों सफल रहे, यहाँ पर कारण बताया गया है। उत्तर भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं। सही बात है एकदम से, यानी कि जो कथन ए है उसका कारण जो बताया गया है आर वो सही है। तो देखें दोनों ए आर सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, आर सही स्पष्टीकरण दे रहा है। ठीक बात है, यही वजह थी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? अब होना तो चाहिए सुबुक्तगीन, लेकिन सुबुक्तगीन नहीं लिख रहा है तो किसको चुनोगे? ये तो अरब है, ये अभी आए नहीं, तो आप क्या बोलोगे? गजनवी है। बोलो जी फटाफट से। 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया? कौन है जी आक्रमण करने वाला? महमूद गजनवी। कहां से आया था? गजनी से। ठीक है, महमूद गजनी भी कंफ्यूज मत होना, गजनी और गजनवी एक ही नाम है। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? कौन थे? राजा विद्याधर। चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? खजुराहो। बाकी तो आपको पढ़ाएंगे हम, जब राजवंश पढ़ाएंगे मध्य के सब पढ़ाएंगे। दिद्दा ये मैंने आपको बताया, ये कहाँ की रानी थी? कश्मीर की रानी थी, ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनवी ने 1001 में सबसे पहले हमले में हराया था? कौन थे? ये तो इनके पुत्र हैं, सुखपाल। नौसा शाह, मैंने बताया था ना, नौसा शाह। इसको मुल्तान सौंप के गया था ये, क्योंकि इसने इस्लाम बदल लिया था। आनंद पाल तो लड़े थे इसके खिलाफ। जयपाल, राजा जयपाल। अलबरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान भारत आया? गजनवी। अलबरूनी किस देश से आया था? उज्बेकिस्तान से। किस कंट्री से आया था? उज्बेकिस्तान से। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो आप क्या बोलोगे भैया? अरबी में लिखी है। किसमें? अरबी में लिखी है। शाहनामा की रचना किसने की? अभी लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, होमवर्क में ये जरूर लिखना। और साथ में एक रिक्वेस्ट मेरी आप और सारे लोगों से रहेगी, ठीक है। चैनल मैंने कल आपको बता दिया, टेलीग्राम में बहुत बच्चे ढूंढते हैं, आपको कुछ बोलेंगे हैंड रिटन पीडीएफ। हैंड रिटन पीडीएफ आपको ऐप में मिलेंगे। देखो नोट्स को मैं बता दूं जो साथी ना जानते हो, रोजगार विदंकित ऐप खोलोगे, ऐप में किनारे पे 3 बिंदु आते हैं ऊपर, इधर इधर 3 पे क्लिक करोगे तो वहां पे होगा आपका फ्री कोर्स। और फ्री कोर्स में ऊपर ही आ रहा होगा आपका नाम से, किस नाम से? नायक बैच नाम से। उसमें जाके सबके फोटो होंगे टीचर्स के, तो हिस्ट्री वाले फोल्डर को खोलो, उसके क्लास के नीचे ही पीडीएफ मिल जाएगी, देखोगे ध्यान से। बोर्ड पीडीएफ की बात रहेगी, मैंने आपको बता दिया बोर्ड पीडीएफ हर रोज आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। मिले टेलीग्राम कल ही हमने बिल्ड किया, कैपिटल में देखना, और सारी अपडेट्स उसी पर मिल जाएंगी। मुझे कोई भी बात आपसे कहनी है तो यहीं पर कहूँगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के माध्यम, स्टोरी के माध्यम से, या यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर सब लोग कवर नहीं हो पाते हैं। इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर बोर्ड पीडीएफ आपको हर क्लास की मिलती रहेगी, और भी अन्य नेसेसरी पीडीएफ जो होंगी सभी एग्जाम्स के आंसर की, जो ज़रूरी है आपको रिसर्च करानी है, तो मैं कह के मतलब आपसे डिस्कशन करके जो भेजना है वहाँ भेज दूँ, ठीक है। तो कक्षा कैसे रखी? एक तो रिक्वेस्ट क्या है मेरी आपसे? रिक्वेस्ट नहीं है, रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मान के चलो अभी आपके सामने क्या होगा भाई, सीजीएल की डेट आ चुकी है आपका, कि भाई फॉर्म भरे जाएंगे उसका, आपका अप्रैल से, तो एग्ज़ाम होगा उसका जून जुलाई में, और फिर लगातार सीपीओ भी है, सीएचएसएल भी है। तो एक तो एसएससी के एग्ज़ाम के लिए आप किसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या तो सिलेक्शन पोस्ट 13 के लिए कर रहे हैं, आईबी के लिए कर रहे हैं, या फिर मुझे बताना आप सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे अपने तो सीडीएस के लिए कर रहे हो, या आयोग के लिए, या किसी स्टेट में, मान के चलो बिहार एसआई, यूपी एसआई, तो आप अपना एग्ज़ाम जरूर लिखना आज कि मेरा टारगेट भैया ये है। तो उससे क्या रहेगा कि मैं फिर उन एग्जाम्स को भी मद्देनजर रखते हुए, हालांकि हम सारी चीज़ें करेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एग्जाम का नाम ना लिख पाएँ तो भी कोई बात नहीं है, तो वो ज़रूर लिखना आज आप, है ना, मैं बाद में पढ़ूंगा, ठीक है। सर गजनवी की मौत कैसे हुई? स्वाभाविक। जब किसी की मौत का कारण इतिहास में ना बताया जाए तो आप समझना वो स्वाभाविक मौत हुई है। जब किसी की मौत के पीछे कोई अन्य कारण होंगे तो वो बता दिए जाएंगे, ओके। तो अपना ख्याल रखना बहुत सारा, बस एक अच्छे से छात्र की तरह धैर्य के साथ में पढ़ते रहें। कक्षा कैसी लगी हमेशा लिखते रहें, अपना सुझाव हमेशा देते रहें। और ऐसे ही कहते हैं कि जो जर्नी शुरू होती है तब वो ज़रूर हमको कठिन लगती है, लेकिन जब हम प्रतिबद्ध होकर चलते रहते हैं तो फिर चीज़ें जब अंत होता है, जैसे हमने पॉलिटी में एक बार चले थे, अब उसको ख़त्म हुए भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, ऐसी हिस्ट्री ख़त्म हुए भी काफ़ी दिन हो चुके होंगे, तो वो सारी चीज़ें एक उत्साह से ख़त्म होनी चाहिए हमेशा। उम्मीद करूँगा आप उस उत्साह को बना के रखेंगे। थैंक यू, नमस्ते, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखें।